हेलो एवरीवन। आज मैं ये डिस्कस करूँगा कि अपकमिंग जो फाइनल एग्ज़ाम है क्लास 11 अकाउंटेंसी का, उसके लिए क्या क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, न्यूमेरिकल्स भी और थ्योरीज भी। तो फिर चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, उसमें सिलेबस में ही बताया गया है जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जिसमें है 12 मार्क, और है अकाउंटिंग प्रोसेस जिसमें है 44 मार्क्स, और नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें है 24 मार्क्स। ये तीन चीज़ें ही है। ओके। सो मैं पहले मेजर जो फैक्टर्स है, जो भी न्यूमेरिकल्स या थ्योरीज है, वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस कर लेता हूँ। वो डिस्कस करने के बाद हम ये सेक्टर वाइज देखेंगे कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहले वो ख़त्म करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे पहले तुम जो प्रैक्टिस करोगे वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा ट्रेडिंग अकाउंट आ जाता है, इसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता है, और फाइनली हमारा बैलेंस शीट। ठीक है। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये तीनों तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। लगभग बस ये तीनों तो एक ही साथ आ जाते हैं ना न्यूमेरिकल्स में। लगभग यहाँ से तुम्हें 6 to 8 मार्क्स मिल जाएंगे। अकाउंटेंसी में सबसे ज़्यादा और सबसे पहले तुम्हें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रैक्टिस करना है। एक बार ये कंप्लीट हो गया तो उसके बाद तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक में जाना है। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक और चीज़ तुम्हें देख लेना है, वो है एडजस्टमेंट्स। ठीक है, जितने भी एडजस्टमेंट्स है वो अच्छे से देख लेने हैं तुम्हें। एक और चीज़ है COGS। COGS अच्छे से देख लेने हैं तुम्हें। ठीक है। कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है ना, वो सब अच्छे से देख लेने हैं। ठीक है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो भी होते हैं वो भी अच्छे से देख लेने हैं। तो लगभग तुम्हें यहाँ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लगभग पहले मैंने बताया था 6 to 8 मार्क्स, और बाकी जो COGS वगैरह, एडजस्टमेंट्स वगैरह, ये सब मिला के दैट मीन्स जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मैंने बताए उनमें से और मान लो 3 to 4 मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बस मैं न्यूमेरिकल्स के साइड से बता रहा हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट करना, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। नेक्स्ट कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेक्टिफिकेशन। ओके, रेक्टिफिकेशन, उसमें से लगभग तुम्हारे 6 to 8 मार्क्स आ जाते हैं। तो ये अच्छे से तुम्हें देख लेने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे ही ख़त्म हो जाता है तुम्हें रेक्टिफिकेशन देखने हैं, और रेक्टिफिकेशन के बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट मैथ्स आता है वो है BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ओके। BRS से लगभग 4 to 6 मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अच्छे से तुम्हें देख लेने हैं, वो है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट वाला टॉपिक तुम्हें अच्छे से देखना है। ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ है ना, एज़ पर कैश बुक और एज़ पर पासबुक, दोनों ही तुम्हें अच्छे से देख लेने हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी दिया जा सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ख़त्म होते ही तुम रेक्टिफिकेशन करोगे, और रेक्टिफिकेशन ख़त्म होते ही तुम BRS करोगे। ये BRS कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा, तो ये बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ठीक है। तो यहाँ से लगभग तुम्हें 4 to 6 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे।
चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन में एसएलएम है। एसएलएम को तुम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने से होगा, मींस स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, सो तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे WDV को। WDV तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, दैट मीन्स रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ओके, इसमें तुम्हें एसेट का पोर्शन, जिसमें भी एसेट अकाउंट आता है वो अच्छे से देख लेने हैं। और एक और चीज़ मिल जाएगा तुम्हें यहाँ पर, वो है एसेट्स विथ प्रोविजन फॉर डेप्ट। ओके, तो ये वाला एसेट वाला और एसेट्स विथ प्रोविजन फॉर डेप्ट, ये अच्छे से देख लेना। डेप्रिसिएशन से बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं तुम्हें, लगभग 8 to 12 मार्क्स तुम्हें डेप्रिसिएशन से ही मिल जाएंगे। सो डेप्रिसिएशन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। BRS जैसे ही ख़त्म होता है तुम डेप्रिसिएशन में आओगे। डेप्रिसिएशन में ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड अच्छे से देखोगे, इसमें ये एसेट वाला पोर्शन अच्छे से ख्याल करोगे, और ये एसेट्स विथ प्रोविजन फॉर डेब्ट ये भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जैसे ही हम डेप्रिसिएशन ख़त्म करेंगे हम शुरू कर देंगे कैश बुक। ठीक है, डेप्रिसिएशन जैसे ही ख़त्म होता है हम शुरू करेंगे कैश बुक। कैश बुक में तुम्हें पता ही है एग्ज़ाम में जो आएगा वो डबल कॉलम कैश बुक ही आएगा। डबल कॉलम कैश बुक अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और अगर डबल कॉलम तुम्हें करना आता है तो सिंगल कॉलम यूँ ही कर लोगे। ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना डबल कॉलम कैश बुक प्रैक्टिस करो। इसमें लगभग तुम्हें 6 to 8 मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे ही तुम्हारा कैश बुक ख़त्म होता है तुम्हें सब्सिडियरी बुक प्रैक्टिस करने हैं। कैश बुक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद सब्सिडियरी में आना। सब्सिडियरी में तुम्हें लगभग 4 to 6 मार्क्स मिल जाएंगे। किसी को अगर सब्सिडियरी में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसे स्किप कर सकते हो, तो फिर ये तुम्हारा 4 से 6 मार्क तो छूट जाएगा, लेकिन तुम दूसरा कोई इम्पोर्टेंट वाला कर सकते हो। सब्सिडियरी जैसे ही ख़त्म होता है लास्ट में तुम्हें देख लेना है जर्नल विद GST। ठीक है, जैसे ही सब्सिडियरी तुम ख़त्म करते हो तुम देखोगे जर्नल विथ GST। GST के साथ तुम्हें जर्नल प्रैक्टिस करने हैं। वो होता है ना, इनपुट IGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST, उसके बाद आउटपुट SGST, आउटपुट CGST, ऐसे टाइप के कुछ जर्नल्स हैं। तो जर्नल तो तुम्हें करना सीखना ही है, साथ में वो GST का कैलकुलेशंस कैसे करते हैं वो अच्छे से सीख लेने। और जहाँ पर भी CGST SGST ये सब लगाया जाता है ना, तो मान लो कि 5 ट्रांजेक्शन्स तुम्हें दिए गए हैं तो उनके तो 5 जर्नल एंट्रीज करोगे ही, लेकिन लास्ट में एक और एक्स्ट्रा एंट्री होता है, वो अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो वो जब तुम GST वाला जर्नल प्रैक्टिस करोगे तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, तो ये रिवाइज कर लेना। इसमें स्पेशली और कुछ चीज़ें जो तुम्हें देखने हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग वाला, और तुम्हें देखना है प्रीपेड वाला। ठीक है, प्रीपेड अच्छे से देखना है। एक और चीज़ है एक्रूड, एक्रूड तुम्हें अच्छे से देखना है। एक और चीज़ है अनअर्न्ड, अनअर्न्ड वाला पोर्शन तुम्हें अच्छे से देखना है। एक और चीज़ है लॉस बाय फायर, ये तो आता ही आता है, लॉस बाय फायर आएगा ही, देख लेना लॉस बाय फायर। ऊपर से उसके साथ वो इंश्योरेंस वाला टॉपिक भी ऐड कर देंगे वो लोग, ये हर साल आता ही है। ठीक है, तो ये सब अच्छे से देख लेना। एक और चीज़ छूट गया है वो मैं बता देता हूँ, वो है कैश डिस्काउंट विथ प्रॉफिट्स। कैश डिस्काउंट विथ प्रॉफिट्स, बस ये सब चीज़ देख लेना तुम जर्नल एंट्रीज में, लगभग तुम्हारा एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है,
अब चले जाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। अकाउंटिंग इक्वेशन भी शॉर्ट में बोलता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी तुम्हें इक्वेशंस अच्छे से देखने हैं। उनमें से ये 4 चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड एंड अनअर्न्ड। ठीक है, ये 4 चीज़ है। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड। ठीक है, ये अच्छे से देख लेना। ये अकाउंटिंग इक्वेशन में भी इम्पोर्टेंट है और जर्नल में भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रहेगा ना। तो ये चारों अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। दोनों ही चैप्टर में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स है उनके बारे में बात किया, और उनमें से किस में कितना मार्क्स है लगभग उनका भी डिस्कशन किया। अब हम थोड़ा बहुत थ्योरीज भी देख लेते हैं। अब पहले तो मैं सेक्टर वाइज डिस्कस करूँगा। जैसे कि 3 सेक्टर हमें मिले थे, उनमें से पहला सेक्टर था हमारा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। ठीक है, अब सेक्टर वाइज डिस्कस करने के बाद मैं चैप्टर वाइज करूँगा। ठीक है, अभी सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में पहला चीज़ था बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स तुम्हें इतने ज़्यादा कुछ खास देखने नहीं है, उसमें से ज़्यादा तुम्हें एमसीक्यूज़ ही मिलेंगे। ठीक है, जितना हो सके देख लो। उसके बाद बड़े क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, अभी मैं बड़े क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक और चीज़ है ना, ऑब्जेक्टिव्स एंड नेचर। ऑब्जेक्टिव्स एंड नेचर में अगर तुम्हें देखना ही है तो वहाँ एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है अकाउंटिंग साइकिल। ओके, अकाउंटिंग साइकिल, ये अच्छे से देख लेना तुम, अकाउंटिंग साइकिल। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स में तुम एक चीज तुम्हें लगभग सारे के सारे ही देखने हैं। प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसमें तुम फुल देखो। ठीक है, जैसे कि हमारा प्रूडेंस हो गया। ठीक है, प्रूडेंस, उसके बाद हमारा मैचिंग हो गया, उसके बाद मैटेरियलिटी, देन तुम्हें देखने हैं एक्रूअल,